चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से सोमवार को केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह बाबा केदार की डोली दूसरे पड़ाव फाटा के लिए रवाना होगी और इसके बाद 30 अप्रैल को डोली गौरीकुंड पहुंचेगी, जबकि 1 मई की शाम बाबा केदारनाथ की डोली केदारपुरी पहुंच जाएगी। फिर 2 मई की सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। भक्तों में केदारनाथ के कपाट खोले जाने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। केदारनाथ की डोली निकल चुकी है। बाबा केदार की डोली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है जब डोली निकलती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगह जगह पर डोली के दर्शन के लिए, बाबा केदार के दर्शन के लिए मौजूद होते हैं, इकट्ठा होते हैं। यात्रा का स्वागत किया जाता है और फिर पूजा अर्चना भी लोग करते हैं इस दौरान बाबा केदार के दर्शन कर, और बाबा केदार की डोली इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। कई 100 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दे स्थल से रवाना होती है और उसके बाद पहुंचती है केदारनाथ धाम तक। इस बीच अलग अलग पड़ावों पर डोली रात्रि विश्राम करती है। भोले के भक्तों का उत्साह इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। डोली के साथ कुछ कदम चलने के लिए ये लोग आते हैं, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आती है। 30 अप्रैल को डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और उससे पहले डोली का जो दूसरा पड़ाव होगा, यानी कि आज रात फाटा में ये डोली विश्राम करेगी। गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के बाद सुबह बाबा केदार की डोली वहां से रवाना हो चुकी है फाटा के लिए। आज रात में फाटा में ये डोली विश्राम करेगी और वहां पर भी स्वागत किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। फिर 30 अप्रैल को यानी कि कल गौरीकुंड पहुंच जाएगी डोली। 1 मई को पहुंचेगी केदारनाथ धाम और 2 मई को सबके लिए कपाट खुल जाएंगे सुबह 7 बजे तय मुहूर्त पर। तो 4 दिनों की ये यात्रा है जो इसी तरह उत्सव के साथ आगे बढ़ रही है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रुद्रप्रयाग से। संदीप, लोगों का, श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और आज सुबह रवाना हो गई है डोली। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भगवान केदारनाथ की डोली है, कल वो शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से वो रवाना हुई थी और उसके बाद कल उसका प्रथम पड़ाव जो था वो विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी था और आज सुबह डोली यहां से रवाना होगी और अब अपने दूसरे पड़ाव फाटा में पहुंचेगी और आज जो रात्रि प्रवास होगा वो फाटा में होगा और इसके बाद कल डोली गौरीकुंड जो गौरी माई मंदिर है वहां पहुंचेगी। उसके बाद 1 तारीख को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और सुबह 2 मई को सुबह 7:30 पर शुभ लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि इस बार पहले दिन ही डोली यात्रा है, उसमें हजारों श्रद्धालु बाबा केदार की डोली यात्रा के साथ चल रहे हैं और कहीं न कहीं इस यात्रा को लेकर एक उमंग और उत्साह इस डोली यात्रा से ही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत पुरानी परंपरा है जो निभाई जाती है हर बार। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए संदीप। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा की उत्सव डोली आज सैनिक बैंड बाजे के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी, जिसकी वजह से मुखबा गांव में सुबह से ही तैयारियां दिख रही हैं। सुबह 11:57 पर मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। 30 अप्रैल को यानी कि कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और आज तैयारी पूरी है। मुखबा से डोली रवाना होगी और ग्रीष्मकालीन गद्दे स्थल पहुंचेगी यमुनोत्री और गंगोत्री। यात्रियों के लिए मैसेज यही है कि आपका स्वागत है, आप यमुनोत्री धाम आएँ, गंगोत्री धाम आएँ और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम सुगम यात्रा का अनुभव दिलाएंगे, व्यवस्थित यात्रा का अनुभव दिलाएंगे और आप एक जिम्मेदार श्रद्धालु के रूप में आएँ और प्लास्टिक का इस्तेमाल अगर जहाँ करना है तो जो अलग अलग जगह जो डस्टबिन बने हैं वहाँ उसको डालें, क्योंकि जानकी चट्टी में भी हमारा सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है पिछले साल से काम कर रहा है।
बलबीर परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बलबीर, यहाँ उत्सव डोली निकलने की तैयारी हो गई है। लगभग 12 बजे उत्सव डोली यहाँ से रवाना होगी और क्या है ये परंपरा, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यात्रा का हिस्सा भी बनते हैं? बिल्कुल, शीतकालीन जो प्रवास है मुखवा वहाँ पे 6 माह पूजा अर्चना माँ गंगा की होती है और वो क्षण आ चुका है जब माँ गंगा की जो उत्सव डोली है आज के दिन जो गंगोत्री धाम में वहां के लिए रवाना होगी। तो सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, सैनिक बैंड बाजा भी पहुंच चुके हैं और सभी को इंतजार है 11:57 का जब ये मुहूर्त निकलेगा और जो डोली अंदर से उत्सव डोली जब निकलेगी तो उसके साथ जो परंपरा है, प्राचीन ये परंपरा है, ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और इस यात्रा के साथ गंगोत्री धाम तक जाते हैं। आज हालांकि आज जो रात्रि विश्राम रहता है उत्सव डोली का वो भैरव घाटी में रहता है और कल सुबह भैरव घाटी से डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि सभी को आज 11:57 का इंतजार है जब मां गंगा की उत्सव डोली जयकारों के साथ बाहर निकलेगी और सुबह से हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और सभी उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बलबीर, और बहुत ही भावुक कर देने वाला भी ये पल होता है। एक तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री में तैयारी पूरी की जा रही है, वहां सजावट की जा रही है, दूसरी तरफ मुखबा से जब रवाना होगी डोली तो यहाँ पर जो लोग अब तक सेवा कर रहे थे मां की वो बहुत भावुक हो जाते हैं, उनसे जुड़े तमाम लोग भावुक हो जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं जो नंगे पैर इस यात्रा में शामिल होते हैं। बर्फ के बीच कई किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं नंगे पैर। बहुत ही उत्साह से भर देने वाला, ऊर्जा से भरपूर भी यह यात्रा होती है। बलबीर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल हो रहा है बाबा के धाम को सजाने में। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नारंगी और पीले रंग के गेंदा के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सजावट की जा रही है। बहुत ही खूबसूरत डोली की तरह ही सजावट की गई है पूरे धाम की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर की सजावट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। आपको बता दें 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां सोमवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले दिन 10,420 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें सोमवार से हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबटपुर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर 22,02,451 लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 7,44,000 रजिस्ट्रेशन हुए। 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले बम्पर पंजीकरण हो चुका है। द कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले की जांच से जुड़ी बड़ी खबर। गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और सूत्रों की माने तो सीबीआई की जांच में पेड़ कटान, वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। सोमवार को सीबीआई के अधिकारी सचिवालय पहुंचे थे और यहां पहुंचकर प्रमुख सचिव वन से उन्होंने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी प्रमुख सचिव वन को भी दी गई है। सीबीआई ने 5 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की परमिशन मांगी है। बड़ी खबर है कि कॉर्बेट सफारी के मामले में जिसमें सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और सूत्रों के मुताबिक 5 के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की मांग की गई है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद रेलवे लाइन के सीआरएस जारी करने पर भी उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार जताया। देहरादून से सहारनपुर को मोहंड होते हुए रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति देने का रेल मंत्री ने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना के तेज काम किए जाने, चंपावत के टनकपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और टनकपुर से देहरादून ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने की मांग की।
सीएम धामी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलने पहुंचे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हो सकती है, इस तरह की खबरें आई हैं। राज्य कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम खबर। अब सभी राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। टालमटोल की कोशिश की तो प्रमोशन लटक सकता है। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। डेपुटेशन नियमावली बनाने 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिकों के ट्रांसफर के निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR भरते समय अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जरूर देना होगा। अगर किसी ने लापरवाही बरती तो उन्हें प्रमोशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। प्रमोशन के समय देखा जाएगा कि अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है या नहीं। अभी कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि उसको देखा जाए प्रमोशन में, तो ये कहा गया है कार्मिक विभाग से कि नियमों का परीक्षण करते हुए इसके बारे में समुचित आदेश पारित करें, ताकि हर एक आदमी जो नियम है उसका अनुपालन कर सके। नियम कोई नया नहीं बना है, नियम पहले से था। हालांकि नियम पहले से मौजूद था कि ACR भरते समय अचल संपत्ति की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन हकीकत में इसका पालन होता नहीं था। अब चीफ सेक्रेटरी ने कार्मिक विभाग को इसे अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि ACR समय पर भरवाना भी अनिवार्य किया जाए, क्योंकि इसके लिए कार्मिकों को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केवल यह मामला CR और आय का विवरण जमा करने तक न रहे। अक्सर ये देखा जाता है कि कर्मचारियों के CR या अधिकारियों के CR जब मौका पड़ता है प्रमोशन का तो खोजना पड़ता है कितने साल की नहीं लिखी गई, इतने साल की नहीं लिखी गई है। इसकी भी एक नियमावली बनी हुई है, तो उसको जो है उस आधार पर उसका भी पालन होना चाहिए और समय से सबकी करेक्टर रोल लिखी जानी चाहिए। सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, अब विभागों को भी अपनी विभागीय परिसंपत्तियों की सूचना सरकार के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इससे कर्मचारियों के प्रदर्शन, मूल्यांकन और प्रमोशन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात बड़ी खबर की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद धामी सरकार भी अलर्ट है। उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सरकार जल्द ही एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार को इनपुट मिला है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्हें लेकर सोमवार को सीएम धामी ने बड़ी बैठक की और इस मीटिंग के दौरान सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़े। मीटिंग में सीएम धामी ने सभी डीएम को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही। ठेला, फड़ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का भी सत्यापन किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और अवैध रूप से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में जो कुछ किया उससे हर आम और खास भारतीयों के बीच गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा सैन्य प्रदेश उत्तराखंड के उन वीर परिवारों के सीने में और तेजी से उबाल मार रहा है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ये वीर परिवार पाकिस्तान को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। हल्द्वानी में ये घर भारतीय सेना के जाबाज सैनिक शहीद मोहननाथ गोस्वामी का है। वही अशोक चक्र विजेता मोहननाथ गोस्वामी जिन्होंने 3 सितंबर 2015 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चले आतंकी ऑपरेशन के दौरान 10 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान साथी सैनिकों को बचाते हुए उनकी जान देश के नाम हो गई। पहलगाम हमले के बाद शहीद मोहननाथ गोस्वामी के परिवार के जख्म भी हरे हो गए हैं। उनकी वीर पत्नी भावना और बिटिया भूमिका पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ताकि आतंकी फिर किसी भारतीय से उसके परिवार का तिलक छीनने की हिम्मत न कर पाए। मैं अपनी सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि आतंकवादियों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम सरकार के साथ हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और आतंकवादियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब मिले। शहीद गोस्वामी के परिवार जैसी ही सोच शहीद चंद्र सिंह कार्की के परिवार की भी है। शौर्य चक्र से सम्मानित नायक कार्की भी कश्मीर के बारामूला में आतंकी ऑपरेशन के दौरान 25 नवंबर 2016 को शहीद हो गए थे। नायक कार्की को इस दुनिया से अलविदा हुए तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी वीरता के किस्से आज भी जिंदा हैं। परिवार के मुखिया की शहादत का दर्द परिवार आज भी झेल रहा है, लेकिन अब ये वीर सैन्य परिवार भी पाकिस्तान से अपने पिता की शहादत का बदला चाहता है। आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसके बाद ये वापस ना हो। दूसरी तरफ भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों को पूरा भरोसा है कि सरकार आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला जरूर करेगी। जो भी काम होगा राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का नेतृत्व इसको करेगा, ऐसा हमें आशा है। पहलगाम की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है और देश की जनता के साथ साथ सैन्य परिवार भी बदले की आग में उबल रहे हैं। और ये जो शहीद हैं, इनके परिवारों में विशेष तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जो परिवार के लोगों की शहादत हुई है, इसके पीछे विशेष तौर पर पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ है। जो हालिया घटना हुई है, इससे इनका गुस्सा फूट पड़ा है और यह सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज भी बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 अप्रैल से 7 मई तक के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही यात्रा प्लान करें। तेज बारिश शुरू होते ही नदियां, नाले, इन सभी जगहों पर उफान आ जाती है और ऐसे में इनसे दूर रहने की नसीहत दी गई है। सुरक्षित स्थानों पर रुके। बारिश और ओलावृष्टि रुकने के बाद ही यात्रा मार्ग पर आगे बढ़े। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। हर 3 घंटे में मौसम का अपडेट यात्रियों के मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा मैसेज के जरिए, ताकि समय रहते सतर्कता बरती जा सके और यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। जो फिर चारधाम की अगर आप बात करते हैं, उन लोकेशन में जो लोग जाएंगे उनको तैयारी के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे जब बारिश होती है तो एकदम तापमान कम होते हैं, तो उस तरह से अपनी तैयारी से जाएं कि जो अगर ठंडा है तो उनके पास जो है सफिशिएंट अपने जो है उसके लिए इंतजाम हो, वुलन्स वगैरह जो भी है लेके जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि रूट में जब आप जा रहे हैं तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जब हो रही है तो उस समय थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब एक्टिविटी खत्म होती तो आगे बढ़ना चाहिए। उधम सिंह नगर में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। किच्छा खटीमा में पेट्रोल पंप डकैती के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ। नानकमता के पास पुलिस की बदमाशों से एनकाउंटर की खबर। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और कैश बरामद किए गए हैं। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं ये सभी। सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ से यात्रा गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले टम्टा ने इनर लाइन पास को हरी झंडी दिखाई थी। पिथौरागढ़ प्रशासन ने पहला इनर लाइन पास केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को दिया और इस मौके पर टम्टा ने कहा कि आदि कैलाश यात्रा में पूरे देश के लोग जाना चाहते हैं और ऐसे में इस बार इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आदि कैलाश की यात्रा को भी हम शुरू कर रहे हैं और आज हम जो इनर लाइन का जो परमिट मिलता है, इनर लाइन में इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका शुभारंभ भी हम आज से ही करेंगे, जो कि आदि कैलाश हमारी ही भारत माता में है, हमारी ही धारचूला विधानसभा के अंतर्गत है। आदि कैलाश के दर्शन भी लोग करना चाहते हैं।
हरिद्वार में हाईवे पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। यहां रानीपुर झाल के पास अचानक ही जंगली हाथी आ धमका। जंगली हाथी को देखकर कई गाड़ियां थम गई। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। हाथी के हाईवे पर आने की जानकारी मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रविवार को चीते के 5 शावकों की किलकारी गूंजी, लेकिन उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व को अभी भी इंतजार है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहां बाघों को बसाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब तक वो कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसका पार्क प्रशासन को बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के 5 शावकों के जन्म की खुशखबरी आई तो उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व भी चर्चाओं में आ गया। राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में पहली बार 2020 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाघ लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2024 तक यहां 3 बाघिन और 1 बाघ शिफ्ट कर दिया गया था। मकसद था कि बाघ विहीन पार्क के इस हिस्से में बाघों का कुनबा बढ़ाया जाए, लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व को आज तक कूनो जैसी खुशखबरी नहीं मिल पाई। राजाजी के अफसरों को आज भी बेसब्री से इसका इंतजार है। इसमें ऐसा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। एक्चुअली देयर वाज कबिंग लास्ट ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली उसको लेपर्ड्स के कारण वी सस्पेक्ट देयर वाज मॉर्टेलिटी। 2024 में एक बाघिन ने 4 शावकों को जरूर जन्म दिया था, लेकिन गुलदार बहुल इस इलाके में वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह नहीं पाए। बताया जाता कि उन्हें गुलदारों ने मार दिया था। हालांकि पार्क प्रशासन ने अभी हार नहीं मानी है और वो कॉर्बेट से एक और यानी कि 5वां बाघ लाने जा रहा है। इसके लिए पिछले 4 दिनों से पार्क के एक्सपर्ट की टीम कॉर्बेट में डेरा डाले हुए है। अभी हमारा टीम ऑलरेडी यहाँ से रवाना हो चुका है और वो कॉर्बेट वहीं पे कैंप कर रहा है। वो लोग प्रयास कर रहे हैं टू पिक अप द टाइगर, स्पेशली आफ्टर दैट। जैसे पिकअप करते हैं उसका एग्जामिनेशन होगा, उनका हेल्थ स्टेटस है, उनका फिजिकल पैरामीटर्स का चेक किया जाएगा। एंड अगर वो डॉक्टर्स को अगर फील करते हैं कि ये फिट फॉर ट्रांसलोकेशन का, तभी हाल लेके आ जाएगा। वैसे तो राजाजी पार्क में बाघों की संख्या 50 के आसपास है, लेकिन ये सब राजाजी की चीला, गोरी, स्वासन और श्यामपुर रेंज में है। राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में एक भी बाघ ना होने के कारण यहाँ टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे पार्क के इस हिस्से में भी बाघों का कुनबा बढ़ाया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिला पुलिस ने खास संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस के जवानों से सुझाव और समस्याओं की जानकारी मांगी गई है। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हरिद्वार जिला पुलिस ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस के जवानों से सुझाव और समस्याओं की जानकारी मांगी गई। अल्मोड़ा में योग विभाग द्वारा 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार योग पर की गई, जिसमें कई देशों के लोग ऑनलाइन जुड़े। नैनीताल झील के लिए महत्वपूर्ण सूखाताल झील का काम कुमाऊं मंडल विकास निगम ने पूरा कर लिया है। 27 करोड़ में इस झील को कृत्रिम झील के तौर पर बनाया गया है। कॉर्बेट पार्क के कोर जोन कालागढ़ डैम में मकानों के ध्वस्तीकरण पर यूपी उत्तराखंड सरकार के बीच मामला अटक गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि ये जमीन यूपी सरकार की है और यूपी सरकार ने उनको विस्थापन के लिए मना कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून की बिंदाल नदी के किनारों पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है। नगर निगम और अन्य विभागों की टीमें दस्तावेजों की जांच के साथ ही चिन्हीकरण का काम कर रही है। कपकोट के पुडकुनी गांव के लोगों ने जिला मुख्यालय में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं ने जुलूस निकाला। वहीं एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया। महिलाओं का कहना है कि वे 2 दशक से पेयजल संकट से जूझ रही हैं। नैनीताल के सभासदों ने सीईओ दफ्तर के आगे शहर से कूड़ा नहीं उठाने को लेकर धरना दिया। सभासदों ने नगरपालिका पर मनमानी के आरोप लगाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्वारब में हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, पिछले कई महीने से सड़क बंद होने से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के लोग परेशान हैं।
नैनीताल में स्पीकर रितु खंडूरी ने कैंचीधाम, पाषाण देवी और नैना देवी के दर्शन किए। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है।